तो आज का हम लोगों का टॉपिक जो है वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश ये आज का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या? ये जो 12 की 12 की जो फिजिक्स है, जो 12 की फिजिक्स है, इसी का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 पर, यानी चैप्टर 1 पर हम लोग आज वीडियो जो बनेगा वो 12 की फिजिक्स की चैप्टर 1 पर जो बनेगा। तो यहाँ पर आप बातें ये देख सकते हैं कि ये पहला चैप्टर जो है वो विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला बात यह है कि आवेश जो बनता है एन ई से, Q बराबर एन ई। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ई जो है ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इस पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 19 कूलाम। अब किसी भी चालक पर आवेश निकालना हो कि यह उस चालक पर कितना आवेश है, तो आप जरा गौर करिएगा। Q बराबर एन ई। जैसे एन के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम करें, तो यहाँ पर ये बातें देख सकते हैं। -1.6 तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश बनता है। आवेश यहाँ पर आवेश जो डिपेंड करता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है कि किसी चालक पर कितना आवेश होगा। तो यहाँ पर ये बातें आप। अब आवेश जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव आवेश होता है और एक निगेटिव आवेश होता है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ये देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों बनता है। ये +Q बराबर यानी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, और ये -Q यानी, तो ये Q बराबर यानी -Q बराबर। तो यहाँ पर ये आवेश बनता है। ये दो प्रकार के आवेश होता है। अब दो आवेश तो हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहां पर जैसे दो आवेश हो, एक पॉजिटिव आवेश हो एक निगेटिव आवेश हो, ये देख लीजिए। तो इस पॉजिटिव आवेश के बीच और इस निगेटिव आवेश के बीच दो प्रकार का बल लगता है। एक तो इसमें आकर्षण लगेगा, आकर्षण लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव है। दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, इनके बीच आकर्षण लगेगा। लेकिन अगर यही पॉजिटिव आवेश यहाँ पर हो और पॉजिटिव आवेश यहाँ पर हो, तो इन दोनों के बीच आकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। यदि आवेश समान हो तो उनके बीच जो होता है
प्रतिकर्षण लगता है, यदि आवेश विपरीत हो तो इनके बीच जो होता है आकर्षण लगता है। माइनस हो, माइनस आवेश हो, माइनस आवेश हो तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। आपको ये बात ध्यान रहे कि यदि प्लस और ये माइनस है तो इनके बीच आकर्षण होगा, यदि प्लस प्लस हो तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, यदि माइनस माइनस हो तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये होता है प्रतिकर्षण होता है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आप देखेंगे इस बात को कि प्लस जो है ये इसमें से एक काल्पनिक रेखा निकलती है और ये काल्पनिक रेखा निकल करके चारों तरफ फैलती है। ये प्लस में से ये निकल करके चारों तरफ फैलती है। ये देख लीजिए, ये चारों तरफ, ये काल्पनिक है, दिखाई नहीं देती। ये देख लीजिए, इसी रेखा को हम लोग वैद्युत बल रेखा कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये रेखाएं जहां तक फैल जाती हैं, इस आवेश को वहां तक जो होता है क्षेत्र होता है, इसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसे वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यहां पर यह बात होती है। तो आप ये बातें अच्छी तरह से जान गए कि प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश में से एक प्रकार की रेखाएं निकलती हैं और इन्हीं रेखाओं को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और ये रेखाएं जहां तक फैल जाती हैं उसी को जो होता है इस आवेश का फील्ड माना जाता है कि वैद्युत क्षेत्र हो गया। यहां पर ये इतनी बात होगी वैद्युत क्षेत्र की और वैद्युत बल रेखाओं की। क्या वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी, वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या होती है? किसी भी आवेश में से एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं जो निकल करके चारों तरफ फैल जाती हैं, उसी रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और ये रेखाएं जहां तक फैल जाती हैं उसी क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या आप दूसरी बात कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है यदि किसी आवेश के क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखा जाए Q0, किसी परीक्षण आवेश पर इस वैद्युत आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर जितनी दूरी पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जितनी दूरी पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को जो होता है वह दूरी, उतनी दूरी जो होता है उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर ये बातें आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, ये आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्या है, अब यहां पर इसके जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होती है, थोड़ा इस बात को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, विपरीत आवेश है, इसलिए जो होता है इनमें आकर्षण बल लगेगा। हाँ, कि प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके माइनस आवेश पर समाप्त होती है। ये देख लीजिए, प्लस आवेश पर निकल करके माइनस पर समाप्त होती है। तो यहां पर आप ये बातें देख सकते हैं, ये देख लीजिए, प्लस से निकल करके माइनस में, ये रेखाएं प्लस से निकल करके माइनस समाप्त होती है। ये रेखाएं एक दूसरे को किसी को नहीं काटती
और ये रेखाएं अपने अपने पृष्ठ से 90 अंश पर लंबवत गुजरती, ये देख लीजिए लंबवत गुजरेंगी 90 अंश पर। और ये रेखाएं एक क्लोज आकृति नहीं बनाती, बंद परिपथ नहीं बनाती, बल्कि खुली परिपथ बनाती, ये खुली परिपथ बनाती। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है कि जैसे किसी आवेश की छेद की दिशा किधर होगी, ये बातें आप देख सकते हैं। आवेश की छेद की दिशा किधर होगी, ये बातें देखिए। अगर प्लस आवेश है तो इसका आवेश जो होगा, इसकी क्षेत्र की वैद्युत छेद की दिशा जो होती है, छेद की दिशा जो होती है बाहर की ओर, क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। ई की दिशा जो होगी, इसकी ई की दिशा, वैद्युत छेद की दिशा ई जो होता है, वैद्युत छेद को ई से व्यक्त करते हैं, ई की दिशा जो होती है बाहर की ओर। लेकिन यदि माइनस आवेश है तो इसकी दिशा जो होगी अंदर की ओर होगी, ये देख लीजिए अंदर की ओर। वैद्युत छेद की दिशा जो होता है, ई की दिशा जो होती है, दिशा जो होती अंदर की ओर होगी, ये होती है। यहां पर ये बातें हो, आप इस बात को देख सकते हैं कि आप कौन से आवेश लिए हैं, उस आवेश का दिशा किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र, उस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की होगी, बाहर की ओर। अगर प्लस लेते हैं तो बाहर की ओर, अगर माइनस होता है तो अंदर की ओर इसकी होती है। अब उसके बाद ये रहा क्षेत्र की दिशा। अब जो अगली पॉइंट है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको बोलते हैं मान लीजिए कि यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, इसका क्षेत्र यहां तक है, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके मान लेते हैं कि यहां तक फैला हुआ है, ठीक है, यहां तक फैला हुआ। अब इस पर इसके क्षेत्र के भीतर जो होता है एक प्लस क्यू आवेश, एक जो होता है टेस्टिंग चार्ज, ये क्या है, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश रखा, देख लीजिए। एक प्लस क्यू आवेश लेते हैं, उसका फील्ड होता है, उसके फील्ड के भीतर जो होता है एक परीक्षण आवेश रखते हैं। इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के द्वारा कितना बल लगता है, या आकर्षण बल लगेगा कि यह प्रतिकर्षण। तो यहां पर आप देखिए कि यह प्लस आवेश है, मान लीजिए कि यह परीक्षण आवेश प्लस, तो इसके द्वारा, ये प्लस क्यू के द्वारा जो होता है इस पर बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है इसके द्वारा इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये बात आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि यहां पर प्लस है, यहां भी प्लस है। अगर आवेश दोनों समान है, समान चार्ज हैं, इनके ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो मानते हैं कि इस पर बल लगा F, किसी आवेश के द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी आवेश के द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F, और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। ये देख लीजिए क्या कही जाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। तो इसका मात्रक जो होगा न्यूटन बटे कूलाम होगा। ये बातें यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये बातें होगा।
ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। आप यहां पर ये बातें बतला सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कह सकते हैं, किसी आवेश के द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति मीन्स अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम के बारे में बतलाते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम, जरा इस बात को, कूलाम्स ऑफ लॉ, कूलाम्स ऑफ लॉ क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, जरा इस बात को देखिए। एक Q1 आवेशीय है और Q2 आवेशीय है, इनकी बीच की दूरी r है। ये Q1 है, ये Q2 है, इनकी बीच की जो है बिटवीन टू डिस्टेंस जो है, इनकी बीच की दूरी r है। तो आप ये बातें जान सकते हैं, ये भी पास टू, ये भी पास टू है, तो इनके बीच बल लगेगा। कौन बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। मानते हैं प्रतिकर्षण बल F लगता है, प्रतिकर्षण बल F। अब ये बल जो होता है किन कारणों पर निर्भर करता है? ये बल जो होता है दो कारणों पर निर्भर करेगा, पहला तो आवेश पर, दूसरा दूरी पर। तो यहां पर कूलाम का स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट देते हैं। पहला कहते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह पहली कंडीशन कहते हैं, उन दोनों आवेशों के। आप ये बात अच्छी तरह से जान सकते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, पहला पॉइंट जो है इसमें बनेगा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि इन दोनों आवेशों को गुणा करेंगे तो बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया कि यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होता है। यह समीकरण इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों को जब मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे कितना होगा? R स्क्वायर। देख लीजिए R स्क्वायर। अब यहां पर आप जब F हटाएंगे तो यहां पर K निकलेगा, कांस्टेंट है। Q1 इंटू Q2 बटे कितना कर देंगे? R स्क्वायर कर देंगे। अब यही जो है K बराबर, K का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे कितना हो गया? R स्क्वायर हो गया। ये इतनी कंडीशन हो गई। यहां पर ये बात, ये एप्सिलॉन 0 जो है, एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। यहां पर ये बातें हो गई। ये कूलाम के नियम के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होता है। ये दोनों समीकरण को हमने मिलाया, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाया तो K निकला। Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। K की वैल्यू जो है, K का मान जो है कांस्टेंट है, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। ये एप्सिलॉन 0 जो है ये निर्वात की विद्युतशीलता है। यहाँ पर ये कूलाम का नियम हो गया। अब उसके बाद यदि आप यहाँ पर निर्वात है, कोई भी पदार्थ नहीं, कोई भी माध्यम नहीं है, जैसे दो आवेशों के बीच हमने कोई भी माध्यम नहीं लिया,
यहाँ पर निर्वात है, रिक्त स्थान है, खाली है। लेकिन यदि हम इन दोनों आवेशों के बीच में कोई पदार्थ रख दें, क्या रख दें? कोई पदार्थ के रख दिया, कोई माध्यम कर दिया, कोई माध्यम कर दिया, के रख दिया, कोई भी पदार्थ रख सकते हैं, चाहे इन दोनों के बीच के जल रख सकते हैं, ऑयल रख सकते हैं, कोई भी पदार्थ रख सकते हैं, जिसे इस पदार्थ को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। जब दोनों आवेशों के बीच में कोई पदार्थ रखेंगे तो उस पदार्थ को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं, या उस माध्यम को हम लोग उस माध्यम को परावैद्युतांक कहते हैं। इसके आधार पर बल कितना होगा? तो वही निवाले यहां पर यह कहता है कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुपाती होगा, इक्वेशन नंबर 1, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होगा। अब यहाँ पर जब निकालेंगे आप लोग दोनों समीकरण को मिलाएंगे, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, यहाँ पर जब निकालेंगे तो यह क्या निकलेगा? Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये बात हो गई। अब ये परावैद्युतांक है, तब बल का मान जो होता है कूलाम के नियम के अनुसार बल का मान इतना निकलेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे कितना? आर स्क्वायर। तो ये बातें कूलाम का नियम हो गया। अब देख लीजिए थोड़ा सा रच के और इसके गहराई में हम लोग चलते हैं तो ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। आइए इस बात को हम लोग दिखाते हैं। देखिए जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी r है, यहाँ पर निर्वात है k बराबर 1, यानी निर्वात यानी वायु, यहाँ पर कोई पदार्थ नहीं, इसके बीच में कोई माध्यम नहीं, रिक्त स्थान है। लेकिन यहाँ पर हमने वही आवेश Q1 और Q2, बीच की दूरी r है, यहाँ पर कोई पदार्थ रख दिया, इनके बीच में कोई पदार्थ रख दिया। मान लेते हैं कि यहाँ पर परावैद्युतांक जो है वो क्या है? k है। परावैद्युतांक के ये बातें होगी। यहां पर कोई पदार्थ नहीं है, इनके बीच में कोई माध्यम नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई माध्यम है। इसका बल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे कितना होगा? आर स्क्वायर होगा। यहां पर इस पर बल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे कितना? आर स्क्वायर। ये बातें आप देख सकते। यदि आपको दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम ना हो तो आप इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। यदि दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो, के हो, कोई परावैद्युतांक हो, तो आप इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर ये आप फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो हम इस बात को समझकर चलते हैं कि आप लोग को यहां तक ये बातें समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अगला पॉइंट जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट जो तैयार करते हैं, वो आइए इस बात पर हम चर्चा करते हैं कि जैसे किसी चालक पर अधिकता या कमी यहां पर ये आवेश आप लोगों ने निकाला। अब देखिए कि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी कब होती है? ये आपका हेडिंग है कि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी कब होता है। आप लोगों ने देखा कि आवेश देखा, आवेश दो प्रकार का होता है, एक प्लस एक माइनस। आवेश बनता किससे है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों से। उसके बाद
आवेश का जो होता है वैद्युत बल रेखा देखा, उसके बाद देखा है आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र देखा, उसके बाद देखा कूलाम का नियम देखा कि दोनों आवेशों के बीच बल कैसे लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कैसे लगता है, ये भी बात देखा। उसके बाद कूलाम के सूत्र का निगमन किया आप लोगों ने, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r² देखा। जब आवेश के बीच में कोई परावैद्युतांक न हो तब क्या होता है बल, जब उनके बीच में कोई परावैद्युतांक होता है तब कितना बल होता है, ये दोनों बातें आप लोगों ने देख लिया। अब जो अगला हम लोगों का हेडिंग है वो है किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी कब होती है। आपका प्रश्न ये है, तो हम लोग देखते हैं इस बात को, जैसे मानते हैं ये कोई पदार्थ है, ये चालक है ये कोई चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है, कंडक्टर है, कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर है तो यहां पर इस बात को देख लीजिए कि यदि चालक धन आवेशित होगा, धन आवेशित होगा तो इस पर सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि धन आवेश तभी होगा जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा चालक में से। इसी पर यह बात, यदि कोई यह चालक है, अगर इस चालक पर जो होता है ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित होगा तो इस पर जो होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अधिकता होगी। तो आप ये बातें समझ गए होंगे कि यदि कोई चालक जो है, अगर इस चालक धन आवेशित है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि धन आवेशित तभी चालक होता है जब इलेक्ट्रॉन वो त्याग करता है। अगर आपके स्टेटमेंट पे जो होता है क्वेश्चन में ये दिया गया कि यदि कोई चालक है उस पर ऋण आवेशित है, वह ऋण आवेशित है, तो आप समझ जाइए कि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वह अधिकता की ओर जाता है। तो यहां पर ये बातें आप देख सकते हैं। इसका आकलन किससे करें, किस सूत्र से करें कि Q बराबर यानी से। अगर चालक, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको यहां पर आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, यही एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, कहता है कि इस पर आवेश 3.2 × 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेशित है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो चालक है, ये चालक पर इतना कूलाम धन आवेशित है। तो आपको अभी अभी हमने बताया कि यदि कोई चालक धन आवेशित हो जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो आप सीधा सीधा, अब इसका आंसर क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन की कमी। ये देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कितना इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, Q बराबर यानी, इस फार्मूला से आप लगा सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, n बराबर क्वेश्चन कर रहा है, तो Q का मान जो होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, 3.2 बराबर n 1.6 × 10⁻⁻, कितना होता है, 19 कूलम होता है, E का मान होता है। तो n का मान जब निकालेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19, सॉरी, यहां पर जो होता है इतना इलेक्ट्रॉन 18, इतना कूलम है। इस चालक पर कितना कूलम है, 3.2 × 10⁻18 कूलम है, 3.2 × 10⁻18 कूलम Q के स्थान पर रख दिए। n की वैल्यू पूछ रहा है, E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻, कितना है, 19 है। तो जब n का मान निकालेंगे तो ये गुणांक इसके नीचे चला जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आवेश का मान 3.2 गुणित 10⁻18। अब देख लीजिए ये दशमलव कट जाएगा, n बराबर 32/16 गुणित 10⁻18 गुणित ये 19 ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो n बराबर ये 2 हो जाएगा गुणित 10 इसको घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, तो n बराबर कितना, तो यानी n बराबर 20 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 20 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। यहाँ पर ये बातें आप दिखा सकते हैं, ये बातें आप देख सकते हैं कि कैसे हमने आप लोग को बतलाया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी कैसे होगी। जब आपका चालक जो होगा धन आवेशित होगा तो आप सीधी बात एकदम स्पष्ट कर दीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यदि चालक जो होता है, यदि चालक पर आवेश ऋण आवेशित होता है तो आप सीधा सीधा इस बात को कहिए कि जो होता है उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, क्योंकि धन आवेशित पर इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा, त्याग करेगा, तो ऑलरेडी उसका जो होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यदि जो होता है चालक ऋण आवेशित होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो आप इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। हाँ, पहचान क्या होगी, धन आवेशित और ऋण आवेशित। जब चालक पर धन आवेशित और ऋण आवेशित जब कह देगा तो आप पहचान सकते हैं किस पर अधिकता होगी, किस पर कमी होगी। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग अगली जो पॉइंट करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर ज्ञात करते हैं। जो अगली हेडिंग है, किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है अगली हेडिंग जो है आपका, किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए जैसे ये प्लस क्यू है, ठीक है, इससे हम लोग आर दूरी पर, ये किसी बिंदु पी पर मानते हैं कि ये जो होता है एक आवेश जो होता है बिंदु ओ पर रखें, इससे आर दूरी पर पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये बातें आपको। तो यहां पर एक परीक्षण आवेश क्यू रख देते हैं, Q0, तो आप जानिए इसके क्षेत्र के अंतर्गत है, इसके क्षेत्र के अंतर्गत है, ये प्लस क्यू का पूरा क्षेत्र, उसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया। अब परीक्षण आवेश ही बल लगाएगा ना इस पर, परीक्षण आवेश पर ही बल लगाएगा ना ये प्लस क्यू, तो इस पर बल कितना लगेगा, F बराबर तीव्रता इसकी कितनी हो जाएगी, E बराबर F बटे कितना हो जाएगा, Q0। हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। चलिए अब यहां पर कूलाम का नियम भी लग जाएगा, तो F बराबर 1/4πε0। मान लीजिए कि ये कोई माध्यम है, K है, किसी माध्यम में ये रखा गया है, तो K लगा देंगे, Q1 × Q2 बटे कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा। F की वैल्यू ले जाकर के यहाँ पर रख दीजिए, देख लीजिए यहाँ पर रख सकते हैं F की वैल्यू। E बराबर F की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 × K, Q1 × Q2 बटे कितना कर देंगे, यहाँ पर Q1 जो है, Q1 बराबर आप क्या कर सकते हैं, Q कर सकते हैं, और Q2 बराबर कितना रख सकते हैं, Q0। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, R² पूरे के बटे जो होता है Q0। E बराबर 1/4πε0 × K, Q1 के स्थान पर Q रख दीजिए और Q2 के स्थान पर Q0 बटे R² बटे Q0 किया। ये देख लीजिए ये पूरा जो होता है F की वैल्यू है, F की वैल्यू, तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं 1/4πε0 × K, Q1 के स्थान पर Q0 बटे कितना, R²। यही मान ला करके हमने यहाँ पर रख दिया। ये देख लीजिए E बराबर F बटे Q0, F के स्थान पर इतना पूरा वैल्यू ये ले जा करके हमने रख दिया, ये रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये Q0 से Q0 कट जाएगा। E बराबर 1/4πε0 × K, Q बटे कितना हो गया, R²। तो यहाँ पर ये आपका वैद्युत क्षेत्र की फार्मूला जो निकल गया किसी बिंदु के कारण, ये आप लोग को यहाँ पर दिखा देते हैं, 1/4πε0 Q बटे कितना हो गया, R²। ये इसकी हो गया यहाँ पर जो होता है, ठीक है। ये
किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा? आप यहां पर देख सकते हैं, किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर 1/4πε0 Q बटे कितना होगा? R² ये होगा। तो जो होता है यहां पर हमने ये बातें दिखाया। अब जो होता है अगला जो पार्ट बनेगा वो आप लोग का कि K और ε0 क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। परावैद्युतांक और निर्वात की विद्युतशीलता पर चर्चा होगी। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जो अगली क्लास जो होगी वो जो होगी परावैद्युतांक और निर्वात की विद्युतशीलता पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतनी बातें आज क्लियर कर लिए।